Hello guys, you all are welcome on my YouTube channel, my online classroom, and today in this video we are going to continue the same content of class 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर थर्ड इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। और देखिए इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन का आज जो मैं टॉपिक आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। और इससे पहले का जो कंटेंट है वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। और साथ ही अपने फ़ोन की जो सेटिंग है वो 144p पे कर लीजिए ताकि आपका काफ़ी हद तक जो डेटा है वो सेव हो जाए अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है, क्योंकि मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो देखिए सबसे जो फर्स्ट जो लाइन है वो है सेवरल एफर्ट्स हैव बीन मेड इन इंडिया टू इंश्योर द फ्री एंड फेयर इलेक्शन सिस्टम एंड प्रोसेस। हमें ये बात अच्छे से पता है कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्रयास किए गए हैं जिससे कि इंडिया में इंश्योर की जाए फ्री और फेयर इलेक्शन सिस्टम और पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो एक प्रॉपर वे में हो, किसी तरह का करप्शन, किसी तरह का भ्रष्टाचार उसमें ना हो। अच्छा, इसके बाद देखिए क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग दिस इज द क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन टू सुपरवाइज एंड कंडक्ट इलेक्शंस। तो इनमें से अगर देखा जाए सबसे महत्वपूर्ण काम या जो प्रयास जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने किया है वो है क्रिएशन किसका करना है, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन का। और इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन क्या करता है, वो पूरा सुपरवाइज करता है पूरे के पूरे इलेक्शंस को और कंडक्ट भी कराता है इलेक्शंस, ठीक है, थ्रू आउट द कंट्री। तो आप कह सकते हो कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन की वजह से ही पूरा का पूरा जो इलेक्शन इंडिया में कंडक्ट होता है वो किसकी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की। और इसका प्रयास जो है, इसको जो बनाया गया है, यही आपका प्रयास है कि किस तरह से इलेक्शन को फ्री और फेयर इलेक्शन प्रोसेस में कन्वर्ट किया गया है। अच्छा, आपको पता है, डू यू नो दैट इन मैनी कंट्रीज देयर इज एन एब्सेंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस। ठीक है, आपने देखा होगा कई सारी कंट्रीज में कि वहाँ पे इलेक्शंस तो होते हैं पर इंडिपेंडेंट जो मैकेनिज्म होता है कि किस तरह से इलेक्शंस को कंडक्ट कराया जाए वो वहाँ पे नहीं होता है, वो अनुपस्थित होता है। इसके बाद देखिए, अगर इलेक्शन कमीशन का जो गठन, क्योंकि इस पूरे हेडिंग में हम पढ़ने वाले किस तरीके से इलेक्शन कमीशन का संगठन हुआ है यानी अपॉइंटमेंट हुआ है, किस तरह से क्या क्या फंक्शंस होते हैं इलेक्शन कमीशन के, और इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि किस तरह से रिमूव किया जाता है इलेक्शन कमीशन के जो हेड होते हैं, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है, किस तरह से उनका रिमूवल होता है, किस तरह की सिंपल मेजोरिटी या फिर जो स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं और किस तरह के चैलेंजेस इनको फेस करने पड़ते हैं, जिसके बाद ये सजेशंस भी देते हैं कि क्या इंप्रूवमेंट और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपका नेक्स्ट हेडिंग वही है। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसका जब अपॉइंटमेंट हुआ तो किस आर्टिकल के अंतर्गत हुआ, ठीक है। तो ये है आर्टिकल 324(1) और इसके अंतर्गत जो है इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ, इसको बनाया गया। और इसमें साफ लिखा गया है कि द सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स फॉर एंड द कंडक्ट ऑफ। तो ये देखिए पूरा दिया हुआ है कि इलेक्शन कमीशन का जो निर्माण क्या है, वो किस लिए क्या है, उसका क्या क्या काम है, ठीक है। सुपरिटेंडेंस यानी सबसे ज्यादा जो नजर वो रखेगा, सब चीजों को सुपरवाइज करेगा, डायरेक्शन भी देगा, साथ ही कंट्रोल करेगा, इलेक्टोरल रोल्स यानी जो वोटर लिस्ट बनती है उसको भी प्रिपेयर करेगा, साथ ही कंडक्ट भी कराएगा इलेक्शंस को। एंड कौन से इलेक्शंस, ऑल इलेक्शंस जो कि पार्लियामेंट के होंगे, लेजिस्लेचर्स के होंगे, हर एक स्टेट के, इसके साथ जो भी इलेक्शंस होंगे ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के, वो सारे के सारे जो ऑर्गेनाइज करेगा। उसकी शक्ति किसमें निहित है, वेस्टेड मतलब किसमें इसकी पावर जो निहित है, किसको ये जिम्मेदारी दी गई है, तो वो दी गई इलेक्शन कमीशन को। और किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज को मेंशन कर दिया गया है आर्टिकल 324(1) में। और ये याद रखिएगा आर्टिकल, क्योंकि यहाँ से आपका 1 मार्क क्वेश्चन काफी बार पूछा जाएगा। और जब भी आपसे इलेक्शन कमीशन पूछेगा, अगर आप आर्टिकल इस तरह की चीजें लिखते हो और ये पूरा आप पैरा लिखोगे तो आपको काफी अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो इसी कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको ऑर्गेनाइजेशन को ये सारी जिम्मेदारी दी गई है, उसी को हम इलेक्शन कमीशन बोलते हैं। इसके बाद देखिए आर्टिकल 324 को फिर इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है इसी चीज को। तो 324 आर्टिकल के हिसाब से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। और ये इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन क्या करती है, ये पूरा का पूरा सुपरिटेंडेंस करती है, यानी कि पूरा का पूरा अच्छे से नजर रखती है कि कहाँ पे हर काम जो है सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप कह सकते हो कि सुपरविजन करती है, ठीक है, सुपरविजन करती है, डायरेक्शन देती है कि किस तरीके से काम करना है, साथ ही कंट्रोल करती है इलेक्टोरल रोल को यानी वोटर्स लिस्ट को, कंडक्ट कराती है इलेक्शंस पूरी कंट्री में। अच्छा, दीज वर्ड्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये शब्द लिखे गए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। For they give the election commission a decisive role in virtually everything to do with elections। तो ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में ये चीजों को लिख दिया गया तो इसके द्वारा क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन को एक डेसिसिव रोल यानी निर्णायक रोल मिल गया, जिसमें वर्चुअली,
ठीक है। तो वर्चुअली यानी वास्तव में वो किस तरह से हर एक इलेक्शन में जो भी वो चाहता है वो कर सकता है, ठीक है। एवरीथिंग टू डू विथ इलेक्शंस, जो भी काम है, जो भी जिम्मेदारी है, वो पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन ही संभालता है इलेक्शंस के टाइम पे। अच्छा देखिए लास्ट लाइन क्या है इस पैरा की, कि जो सुप्रीम कोर्ट है हैज एग्रीड विद दिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी इस इंटरप्रिटेशन की किस तरह से इलेक्शन कमीशन, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो शब्द लिखे गए हैं, जो काम उसे दिए गए हैं, वो किस तरह से वो खुद अपने तरीके से करता है, उसको इंटरप्रेट करता है, यानी अपने तरीके से उसको ट्रांसलेट करता है या अपने तरीके से उसको काम करने के रूप में ढालता है नियम कानून के साथ जो संविधान में लिखा है। तो वो भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसके हिसाब से जब वो काम करता है तो ये भी सुप्रीम कोर्ट भी है उस चीज से एग्री करता है। इसके बाद है नेक्स्ट पैरा, टू असिस्ट The Election Commission of India, there is a chief electoral officer इन एवरी स्टेट। अच्छा आपको समझना है कि किस तरह से जब अपॉइंटमेंट्स हो रही है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में सबसे पहले जो है वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है, हर एक स्टेट में अपॉइंट होता है। अच्छा इलेक्शन कमीशन जो होता है वो इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ लोकल बॉडी इलेक्शंस। ये बहुत जरूरी बात है जो आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से आपके जो 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं या फिर ट्रू फॉल्स में आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन हमें पता है थ्रू आउट द होल कंट्री के इलेक्शन कराता है, जो भी इलेक्शन कराता है वो सारे मेंशन किए गए हैं पैरा में। बट आपको याद रखने की बात है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जो लोकल बॉडी इलेक्शन है यानी पंचायत के जो इलेक्शंस होते हैं वो कंडक्ट इलेक्शन कमीशन नहीं कराता है। तो इस बात की आपको थोड़ा सा ये डीप में याद रखना है, क्योंकि यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन बनता है। इसके बाद देखिए एज वी शैल स्टडी इन द चैप्टर ऑन लोकल गवर्नमेंट, तो देखिए हमने लोकल गवर्नमेंट चैप्टर में इसको जब पढ़ेंगे, द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स वर्क इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो आप पूछेंगे कि इलेक्शन कमीशन नहीं करता तो कौन करता है, वहां के इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है, तो वहां के इलेक्शन जो है वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स कराते हैं और वहां पे इंडिपेंडेंटली वो कराते हैं ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये किसके थ्रू, ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू कराते हैं। एंड इच हैज इट्स ओन स्पेयर ऑफ ऑपरेशन, तो हर किसी का अपना अपना करने का काम तरीका जो है वो अलग है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स जो है वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराते हैं और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो थ्रू आउट द होल कंट्री के जो इलेक्शंस होते हैं उनको कराते हैं और अपने अपने फील्ड में अपने अपने तरह से काम करते हैं। नेक्स्ट पैरा है कि जो इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया का कैन आइदर बी अ सिंगल मेंबर और अ मल्टी मेंबर बॉडी। ठीक है, इलेक्शन कमीशन जो इंडिया का है या तो वो सिंगल मेंबर हो सकता है यानी सिर्फ एक ही वहां पे हेड हो सकता है, या फिर मल्टी मेंबर बॉडी यानी हो सकता है कि एक से ज्यादा लोग हों जिनमें पावर को बांटा जा सके, और या तो एक के पास ज्यादा हो दूसरों के पास कम हो। तो इस तरह से ये हो सकता है कि सिंगल मेंबर भी हो सकता है और मल्टी मेंबर बॉडी भी हो सकती है। अगर देखा जाए इंडिया में टिल 1989 तो इलेक्शन कमीशन जो था तब तक वो सिंगल मेंबर ही था, बट जस्ट बिफोर द 1989 जनरल इलेक्शन से पहले 2 इलेक्शन कमिश्नर्स वर अपॉइंटेड। ठीक है, तो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया और मेकिंग, और इसी से जो सिंगल मेंबर की जो इलेक्शन कमीशन था वो अब चेंज होकर किस में कन्वर्ट हो गया, मल्टी मेंबर में। अच्छा सून आफ्टर द इलेक्शन, इसके जब इलेक्शन हो गया तो जो कमीशन रिवर्टेड टू इट्स सिंगल मेंबर स्टेटस, और इसके बाद कमीशन ने फिर से रिवर्टेड मतलब फिर से वापस, ठीक है, वापस फिर से उन्होंने सिंगल जो मेंबर स्टेटस था उसको वापस ले आए। इसके बाद देखिए इन 1993 में क्या हुआ कि 2 इलेक्शन कमिश्नर्स जो थे वर वंस अगेन अपॉइंटेड, और फिर से 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को फिर से अपॉइंट किया गया एंड द कमीशन बिकेम मल्टी मेंबर, और फिर देखिए जब 2 हो गए तो फिर से जो इलेक्शन कमीशन था वो मल्टी मेंबर हो गया एंड हैज रिमेन मल्टी मेंबर सिंस देन, और उसके बाद आज तक जो है अभी भी ये मल्टी मेंबर ही फॉलो होता जा रहा है। तो इस पैरा में थोड़ा आप ध्यान रखिएगा कि 1989 तक देखा जाए सिंगल मेंबर था, फिर 1989 के थोड़े से पहले जब जनरल इलेक्शंस ऑर्गेनाइज हुए तब ये 2 मेंबर हुआ, उसके बाद फिर ये सिंगल मेंबर हुआ, और उसके बाद फिर 1993 से ये 2 मेंबर हुआ यानी मल्टी मेंबर हो गया, और वो अभी तक भी है। इसी बात देखिए इनिशियली देयर वर मैनी एप्रीहेंशंस, इसके साथ ही देखिए एप्रीहेंशंस मतलब होता है डर। ठीक है, काफी लोगों को ये डर था कि अगर मल्टी मेंबर कमीशन होगा तो इससे क्या डर था उनको, तो देयर वाज अ शार्प डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द देन चीफ इलेक्शन। तो इसमें क्या डर था कि आप समझ सकते हो कि 2-4 लोग जब साथ में होते हैं और कोई बहुत बड़ी पोजीशन होल्ड करते हैं तो सबकी ओपिनियन अलग अलग होती है। तो इसमें डर ये था कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और जो अदर कमिश्नर्स हैं, ठीक है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और जो बाकी अदर कमिश्नर्स हैं, अबाउट हाउ मच पावर, ठीक है, उनको किस बात में डिफरेंस हो रहा है कि किसको कितनी पावर मिलेगी यानी कितनी शक्ति मिलेगी। अच्छा ये जो मैटर है हैड टू बी सेटल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, इस मैटर को जब ऐसे सवाल उठे, ऐसी परेशानी हुई, इस तरह की प्रॉब्लम हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को सेटल किया, और नाउ देयर इज अ जनरल कंसेंसस, और आज के टाइम पे एक जनरल कंसेंसस यानी आम सहमति के अनुसार, ठीक है, एक कुछ चीजों पे अपने आपस में एग्री करके, तो आम सहमति, ठीक है, कंसेंसस मतलब आम सहमति के उस पे दैट अ मल्टी मेंबर इलेक्शन कमीशन इज मोर एप्रोप्रिएट
एज पावर इज शेयर्ड एंड देयर इज ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी। तो आज के टाइम पे देखा जाए तो मल्टी मेंबर जो इलेक्शन कमीशन है वो बहुत ही अप्रोप्रिएट है, मतलब बहुत सूटेबल है, क्योंकि यहाँ पे पावर को शेयर कर दिया जाता है। क्योंकि आपने याद होगा आपने क्लास 10th में पावर शेयरिंग कॉन्सेप्ट करा था, तो अगर पावर को शेयर कर देते तो मिसयूज करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, एक पे बर्डन ज्यादा नहीं होता है और जो भी काम है वो स्मूथली होता है। तो इस तरह से पावर इज शेयर्ड, और आपने देखा कोई फेडरल सिस्टम फॉलो किया ही जाता है इंडिया में, जहाँ पे हर पावर को शेयर किया जाता है। तो यहाँ भी इलेक्शन कमीशन की जो पावर है वो शेयर कर दी गई, और इससे क्या होगा कि आप अकाउंटेबिलिटी ज्यादा मिलती है आपको, ठीक है। यानी अगर किसी से कोई गलती होती है तो आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो, और जब इतने लोगों के पास जिम्मेदारी होती है, पावर होती है, तो वो गलतियां भी कम करते हैं, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, सभी रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो अकाउंटेबिलिटी सभी की बनती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पैरा जो है वो है द चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी सीईसी प्रिसाइड्स ओवर द इलेक्शन कमीशन। तो पूरा का पूरा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो प्रिसाइड करता है, यानी वही एक तरह से हेड होता है इलेक्शन कमीशन का, बट डज नॉट हैव मोर पावर्स देन द अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। हेड वो जरूर होता है, प्रिसाइड भी करता है, स्टार्टिंग वही करता है हर चीज की, बट ऐसा नहीं है कि उसके पास ज्यादा पावर है इलेक्शन बाकी इलेक्शन कमिश्नर से, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये पहले ही बोल दिया कि सबके पास इक्वल पावर होंगी। तो द सीईसी एंड द 2 इलेक्शन कमिश्नर्स जो होते हैं, ठीक है, एक आपका सीईसी होता है यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और बाकी जो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं वो मतलब तीनों में इक्वल पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, और तीनों ही कोई भी डिसीजन जब लेते हैं तो एक कलेक्टिव बॉडी की तरह, ठीक है, मिलजुल के कोई भी डिसीजन जो है इलेक्शंस के रिलेटेड वो डिसीजंस वो फैसले वो लेते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या देखिए, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, और किसकी एडवाइस पे करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे इनको अपॉइंट किया जाता है। इट इज देयरफॉर पॉसिबल फॉर अ रूलिंग पार्टी टू अपॉइंट अ पार्टिसन पर्सन टू द कमीशन हु माइट फेवर देम इन द इलेक्शन। तो इससे क्या होता है, कभी कभी बहुत पॉसिबल होता है कि जो गवर्नमेंट रूलिंग है यानी जो पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है, वो हो सकता है कि वो अपॉइंट करे पार्टिसन पर्सन। पार्टिसन मतलब होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हो उस पार्टी का, यानी अगर इलेक्शन कमीशन में आपने 3 में से कोई एक इंसान जो है वो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है, तो इससे बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो अपनी पावर का, अपनी शक्ति का मिसयूज कर सकता है। तो इस वजह से ये भी डर होता है कि अगर जो पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग है, तो हो सकता है कि वो अपने फेवरेट पर्सन को, यानी जो पर्सन उनको सपोर्ट करता है उसको अपॉइंट कर दे इलेक्शन कमीशन पे, ठीक है, जो क्या होगा इलेक्शंस के टाइम पे उनको फेवर करेगा। तो ये जो डर था ये बहुत ज्यादा था तब, और मैनी टू सजेस्ट, और इसी वजह से लोगों ने सुझाव दिया कि दैट दिस प्रोसीजर शुड बी चेंज। तो इसी वजह से लोगों का कहना था कि जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की राय से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब अपॉइंट करते हैं, तो ये थोड़ा जो प्रोसीजर है वो ठीक नहीं है, इसको चेंज करना चाहिए। तो many persons have suggested that a different method should be followed that makes consultation with the leader of opposition and the Chief Justice of India, ठीक है, necessary for the appointment of CEC and election commissioners। तो लोगों ने ये सुझाव दिया कि जब आप इनको चुनते हो तो आपको क्या करना है, सिर्फ ऐसा नहीं कि जो विनिंग पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है उसी से पूछो, बल्कि जो लीडर अपोजिशन में बैठे हैं और यहाँ तक कि जो चीफ जस्टिस है इंडिया के, उनसे भी सलाह मशवरा करके तब आप इन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और साथ ही जो बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनकी नियुक्ति करिए, ठीक है, उनकी अपॉइंटमेंट करिए। तो दूसरों से भी आप सलाह मशवरा करिए, तो जब सब एग्री हो जाएंगे तब अपॉइंटमेंट होती है। फिर देखिए नेक्स्ट पैरा में क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स द सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर ऑफ सीएसी। इसके साथ ही देखिए ये भी इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि जब इलेक्शन कमिश्नर और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको जब चुना जाता है तो आप उनको किस तरह की फैसिलिटी दे रहे हो, तो उनके जो वर्किंग जो ड्यूरेशन है, जो काम करने की टेन्योर है, टेन्योर मतलब कि कितने ड्यूरेशन वो काम करेंगे, वो एकदम सिक्योरिटी उन्हें दी जाती है, इंश्योर किया जाता है, और सीईसी के भी और इलेक्शन कमिश्नर्स की भी कि कितने साल वो काम करेंगे। अच्छा, दे आर अपॉइंटेड फॉर अ 6 ईयर, उनको अपॉइंट किया जाता है फॉर अ 6 ईयर टर्म के लिए, यानी 6 सालों के लिए, और 6 साल मतलब उनका एक टेन्योर कंप्लीट हो जाता है हर एक इंसान का, एक जो भी 3 है यहाँ पे सीईसी और इलेक्शन कमिश्नर्स। अच्छा, ये कब तक कंटिन्यू टिल द एज ऑफ 65, ठीक है, अगर मेंबर्स चेंज किए जाते हैं, और बट वो ये है कि एज ऑफ 65 तक काम करते रहेंगे, बट एज ऑफ 65 के बाद वो रिटायर हो जाते हैं, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। इसके बाद देखिए या तो उनके 6 साल पूरे, यहाँ लिखा है विच एवर इज अर्लियर, या तो वो 6 साल पूरे कर लें पहले, या तो उनकी एज हो जाए 65, तो इनमें से जो भी चूज पहले हो जाएगी तो उसके बाद वो रिटायरमेंट मिल जाती है उनको। अच्छा, सीईसी कैन बी रिमूव्ड, अब बात हो जाती, अब हमने अपॉइंटमेंट का पढ़ लिया, तो अब हमें जानना है कि इसकी इनका
रिमूवल कैसे होता है, ठीक है, सीईसी को उनके पद से कैसे हटाया जाता है। अगर जब तक उनके जो अपॉइंटमेंट मतलब जो पूरा टेन्योर जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता, उससे पहले भी देखा गया है कि उनको हटाने का कोई मेथड तो यूज़ करना ही पड़ेगा। तो इनको कि उनकी जब तक पोस्ट एक्सपायरी नहीं हो जाती, उससे पहले भी उनको कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए 2 मेथड हैं, और 2 मेथड में से भी मैं आपको बता दूँ कि स्पेशल मेजॉरिटी वाला जो मेथड है, वो यहाँ पे सीईसी के रिमूवल के लिए यूज़ किया जाता है। आपका जो सिंपल मेजॉरिटी मेथड है, उसको यूज़ नहीं किया जाता। तो ये बात क्लियर रखिएगा, याद रखिएगा। अच्छा, स्पेशल मेजॉरिटी क्या है, ठीक है? स्पेशल मेजॉरिटी मतलब ये होता है कि जो पार्लियामेंट है, उसमें अगर आपको रिमूव करना है सीईसी को, तो आपको बिल पास प्रपोज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको बिल लाना पड़ेगा, और उसमें आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है? कितने वहाँ पे जो एमएलएज हैं, जो लोकसभा राज्यसभा में कितने उम्मीदवार जो हैं, वहाँ पे आप कह सकते हो कितने एमएलएज जो हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं, और जितने प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, दिन किसी भी दिन जितने, क्योंकि एब्सेंट भी होते हैं, तो जितने दिन वो जब भी प्रेजेंट है, तो जिस दिन वोटिंग हुई, तो जितने भी प्रेजेंट है उस हिसाब से जब वोटिंग होगी, तो 2/3 मेजॉरिटी, ठीक है, टोटल में से 2/3 मेजॉरिटी जो है फेवर में होनी चाहिए, तभी रिमूवल हो पाता है। अदरवाइज जो सीईसी है वो रिमूव्ड नहीं होगा। अच्छा, सिंपल मेजॉरिटी जो है वो और तरह के आप कह सकते हो चीज़ों के लिए जो है सिंपल मेजॉरिटी, कोई बिल पास कराना होता है, नॉर्मल जो ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं, तो उनके लिए सिंपल मेजॉरिटी को अप्लाई किया जाता है। और इसमें क्या करा जाता है, जब हाउस के टोटल मेंबरशिप होते हैं, बस उनकी हमें मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है? अगर 500 है, अगर 500 में से 450 ने वोट दे दिया, या फिर आप समझिए 400 ने वोट दे दिया, तो आपके मेजॉरिटी तो वोट आ गए उसके फेवर में, तो उस तरह से वो बिल आराम से पास हो जाएगा। तो देखिए, याद रखिएगा, 2/3 मेजॉरिटी, जो जितने वहाँ पे एमएलएस प्रेजेंट हैं, उनमें से हमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। और सिंपल मेजॉरिटी में हमें ऐसा नहीं है कि 2/3 चाहिए, हमें सिर्फ ये चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा किसने लोगों ने फेवर किया और कितने ने अगेंस्ट किया। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने फेवर किया तो बिल पास हो जाता है, अदरवाइज नहीं होता। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट कंटेंट आ रहा है, तो यही है कि टर्म के हिसाब से किस तरह से अगर एक्सपायरी पूरी नहीं होती, तो उनको उनको इस पोस्ट से रिमूव कर सकते हैं, और किसके थ्रू कर सकते हैं, स्पेशल मेजोरिटी सिस्टम के थ्रू कर सकते हैं। इसके और ये कौन करता है, बाय द प्रेसिडेंट इफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट मेक सच अ रिकमेंडेशन विद अ स्पेशल मेजोरिटी। तो देखिए लाइन लिखी गई है, इसको मार्क कर लीजिए, 1 मार्क क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। और मैंने आपको बता भी दिया कि स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है और सिंपल मेजोरिटी क्या होता है, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, और अलग अलग बिल के पास करने के लिए इनको यूज किया जाता है। तो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, बट जब तक पार्लियामेंट के दोनों जो है राजी नहीं हो जाते स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा, तब तक नहीं किया जाता इनको रिमूव। दिस इज डन टू इंश्योर दैट अ रूलिंग पार्टी कैन नॉट रिमूव अ सीईसी हु रिफ्यूजेस टू फेवर इट इन द इलेक्शंस। ठीक है, ये भी इंश्योर किया जाता है कि ऐसा तो नहीं कि रूलिंग पार्टी जो है उनको सीईसी फेवर नहीं कर रही है, इसी वजह से वो क्या पता उनको रिमूव करना चाहते हैं, इसलिए स्पेशल मेजोरिटी सिस्टम को फॉलो किया जाता है, ताकि 2/3 जो मेजोरिटी है वो उस पे उसको फेवर करे या अगेंस्ट में जाए। अच्छा, जो इलेक्शन कमिश्नर्स है कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा, पहले ये बिल पास किया जाता है, इस तरह की चीजें होती हैं, 2/3 मेजोरिटी अगर मिल जाती है, तब प्रेसिडेंट के साइन के बाद ये जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको उनकी पोस्ट से रिमूव किया जाता है। अब ये देखिए, इलेक्शन कमीशन के कुछ फंक्शंस हैं, अगर आए हैं अपॉइंट हुए तो, और रिमूवल भी हमने पढ़ लिया, तो फंक्शंस भी पढ़ लेते हैं, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहला जो काम है वो है प्रिपेयर करना वोटर्स लिस्ट, जिसको हम इलेक्टोरल रोल भी बोलते हैं। तो वोटर्स की लिस्ट हमें पता है किस तरह के वो काम करते हैं, एफर्ट करते हैं, इंश्योर करते हैं कि वोटर्स जो लिस्ट है वो फ्री ऑफ एरर्स हो, किसी तरह की गलतियां ना हो, ठीक है। लाइक नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ नेम्स ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स, ठीक है, जो नाम वोटर्स ने रजिस्टर्ड कराए हैं उनकी स्पेलिंग वगैरह सब ठीक होनी चाहिए, वही नाम होने चाहिए, और एग्जिस्टेंस ऑफ नेम्स ऑफ दोज नॉन एलिजिबल और नॉन एक्सिस्टेंट। इसके साथ ही ऐसा नहीं है, ऐसा भी ना हो कि जो नॉन एलिजिबल है, जो वोट देने लायक नहीं है, उसको वोटर आईडी मिल जाए, तो वो भी इंश्योर करते हैं इलेक्शन कमीशन। सेकंड जो है इसमें लिखा है कि इट आल्सो डिटरमाइंस द टाइमिंग ऑफ इलेक्शंस, ये पूरे का पूरा जो है इलेक्शन की टाइमिंग भी फिक्स करते हैं, प्रिपेयर करते हैं इलेक्शन का स्केड्यूल जो है, और साथ ही इलेक्शन का स्केड्यूल जो है इंक्लूड करता है, ठीक है। इलेक्शन स्केड्यूल को जब ये प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें कौन कौन सी बातें हैं, सबसे पहली बात होती है नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शंस की, कब इलेक्शंस होने वाले हैं। फिर उसके बाद डेट फ्रॉम विच नॉमिनेशन कैन बी फाइल्ड, ठीक है, फिल्ड की किस डेट को आप नॉमिनेशन फिल कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट डेट क्या है फिलिंग की, ठीक है, नॉमिनेशन की किस दिन आप उसको फाइल करने वाले हो, फाइलिंग करने वाले हो नॉमिनेशंस की। और उसके बाद लास्ट डेट ऑफ स्क्रूटनी, ठीक है, स्क्रूटनी मतलब कि जांच परख आप चेक कर लो आपसे कोई गलतियां तो नहीं हुई है, कोई चीज़ आपने गलत तो नहीं भर दिया है। इसके बाद लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल होती है, अगर आप समझते हो कि नहीं आप जीत नहीं पाओगे बाकी पॉलिटिकल पार्टी से, तो आप अपनी जो उम्मीदवारी है उसको विड्रॉ भी कर सकते हो, और इसके लिए भी डेट फिक्स होती है। और फिर डेट ऑफ पोलिंग, फिर उसके बाद आती है डेट ऑफ पोलिंग, किस दिन वोट पड़ेंगे, और फिर डेट आता है काउंटिंग कि किस दिन वोट काउंट होंगे, और फिर किस दिन डिक्लेरेशन होगा रिजल्ट्स का। तो ये
पूरा प्रोसेस इन्होंने यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया और सारा काम इलेक्शन कमीशन संभालती है। इसके बाद है ड्यूरिंग दिस एंटायर प्रोसेस, जब ये पूरा प्रोसेस हो जाता है तो इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरी पावर रखता है टू टेक डिसीजंस, ठीक है, किस तरह के फैसले लेने में, कि वो इंश्योर करता है कि हर एक पोल पे फ्री और फेयर जो वोटिंग हुई है कि नहीं हुई है। अगर उसे लगता है कहीं भी अगर किसी तरह का करप्शन या किसी तरह की चीजें हुई हैं तो वो उस चुनाव को कैंसिल भी करा सकता है और पोस्टपोन भी कर सकता है उन इलेक्शंस को एंटायर कंट्री, ठीक है, इन द एंटायर कंट्री, पूरी की पूरी कंट्री में भी, और कुछ स्पेसिफिक स्टेट में भी, या फिर कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में अगर उन्हें लगता है कि किसी तरह का एटमोस्फेयर वहां पे खराब हुआ था, वेटेटेड हुआ था और इस वजह से फ्री फेयर इलेक्शन वहां पे पॉसिबल नहीं हो पाए थे। इसके बाद देखिए द कमीशन ऑल्सो इम्प्लीमेंट्स अ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पार्टीज एंड कैंडिडेट्स। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन जो है चुनाव से पहले एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी पार्टीज के लिए लागू करता है, पार्टीज और कैंडिडेट्स के लिए, जिसमें काफी सारे रूल्स रेगुलेशन मेंशन होते हैं कि आप एक फिक्स अमाउंट से ज्यादा आप खर्च नहीं कर सकते इलेक्शन में। अगर आप खर्च करोगे तो आपको उसका पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा। और साथ ही देखिए आप अपनी स्पीचेस में जात, जो कास्ट है, रिलीजन, उसको नहीं ले सकते। आप वर्शिप के लिए कोई भी मंदिर और इस तरह के धार्मिक स्थलों का उपयोग नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है, और आप किसी को ब्राइब नहीं दे सकते हो, रिश्वत नहीं दे सकते हो वोट देने के लिए, और किसी को धमका नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आती हैं और ये फॉलो करनी पड़ती हैं, अदरवाइज जो टिकट है वो कैंसिल कर दी जाती है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। इट कैन ऑर्डर अ रीपोल इन अ स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूंसी। इसके साथ ही देखिए इलेक्शन कमीशन को अगर कोई भी गड़बड़ लगती है तो किसी भी स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूंसीज में रीपोल यानी फिर से वोटिंग करा सकता है। इट कैन ऑल्सो ऑर्डर अ रिकाउंट ऑफ वोट्स। इसके साथ ही वो ऑर्डर भी कर सकता है अगर काउंटिंग में कोई गड़बड़ी हुई है वोट्स की कहीं पे, तो वो रिकाउंट भी कर सकते हैं वोट्स को, व्हेन इट फील्स दैट द काउंटिंग प्रोसेस हैज नॉट बीन फुली फेयर एंड जस्ट, ठीक है, कि अगर अच्छे तरीके से काउंटिंग नहीं होती तो फिर से काउंट कराए जाते हैं। इसके बाद लास्ट है कि इलेक्शन कमीशन अकॉर्ड्स रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलाउ सिंबल्स टू ईच ऑफ देम। ठीक है, इलेक्शन कमीशन का बहुत महत्वपूर्ण काम जो है वो ये भी है कि वो रिकॉग्नाइज करें पॉलिटिकल पार्टीज को। पहले देखें तो कि कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज आ रही हैं, ठीक है, उनका पूरा उनका अकाउंट में पूरा का पूरा रिकॉर्ड लिखा जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है कि ये नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है, ये स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज है, और उसके बाद उनको सिंबल्स भी जो है उनकी पहचान के लिए दिया जाता है, क्योंकि उसी सिंबल से लोग जो है उनकी पहचान करते हैं, उन्हें वोट देते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पर है कि इलेक्शन कमीशन हैज वेरी लिमिटेड स्टाफ ऑफ इट्स ओन। आप देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन का स्टाफ देखो तो बहुत ही कम है। इट कंडक्ट्स द इलेक्शंस विद द हेल्प ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। तो इस वजह से जो इलेक्शंस वो कंडक्ट कराते हैं तो किसकी सहायता लेते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की सहायता लेते हैं, प्रशासनिक जो लोग हैं उनकी सहायता लेते हैं। और हाउ एवर वंस द इलेक्शन प्रोसेस हैज बिगन, और जैसे इलेक्शन प्रोसेस जब शुरू हो जाता है तो कमीशन हैज कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन एज फार एज इलेक्शन रिलेटेड वर्क इज कंसर्न। और इसके साथ ही देखिए पूरा का पूरा जो कमीशन है वो कंट्रोल कर लेता है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जब तक कि इलेक्शन जो है इलेक्शन वर्क खत्म नहीं हो जाता। और ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस, और ये भी है कि इलेक्शन प्रोसेस के दौरान जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं ऑफ द स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के, उनको असाइन की जाती है इलेक्शन रिलेटेड ड्यूटी इन दिस रिस्पेक्ट, ठीक है, उनको जगह जगह इलेक्शन रिलेटेड ड्यूटी दी जाती है पोलिंग बूथ पे, कि आप देखिए वहाँ किस तरह से इलेक्शन हो रहे हैं। अगर वहाँ पे किसी तरह की बाद में कंप्लेंट मिलती है तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जिम्मेदार होते हैं। तो इलेक्शन कमीशन हैज फुल कंट्रोल ओवर देम। तो इसका मतलब जिस तरह की ड्यूटी वो देते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को, तो इलेक्शन कमीशन जो होते हैं उनका पूरा कंट्रोल होता है इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स पे। और जो ईसी है, इलेक्शन कमीशन जो है वो ट्रांसफर कर सकता है किसी भी ऑफिसर्स का, इवन स्टॉप भी कर सकता है किसी का ट्रांसफर्स। इट कैन टेक और एक्शन भी किसी के खिलाफ ले सकता है अगर उसे लगता है कि किसी इंसान को जो कह सकते हो पार्टीसन नॉन पार्टीसन मैनर कि वो फेल हो गया, ठीक है, फेल किस चीज़ में हो गया कि उसे किस तरह का करना था काम, कि उसे किसी तरह का भेदभाव नहीं करना था, ठीक है, बट उसने क्या किया, वो इस चीज़ में फेल हो गया और वो किसी को फेवर कर रहा था, किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर कर रहा था, ठीक है। तो नॉन पार्टीसन मैनर मतलब नॉट बाइज्ड, ठीक है, कि किसी तरह से बाइज्ड नहीं होना चाहिए। और अगर इस चीज में कोई भी ऑफिसर फेल होता है तो इसके उसके खिलाफ वो एक्शन लेते हैं इजी। अच्छा, लास्ट पे आए कि ओवर द ईयर्स देखा जाए द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। ठीक है, इलेक्शन कमीशन जो है वो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी की तरह उभर के आया है, अपने हिसाब से काम करता है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। विच हैज असिस्टेड इट्स पास टू इंश्योर फेयरनेस इन द इलेक्शन प्रोसेस। और देखिए यही चीज़ है, जब आप किसी को छूट देते हो अपने तरीके से काम करने से तो काम भी बहुत अच्छी तरीके से होता है, क्योंकि वो सारी जिम्मेदारी लेते हैं, तो इलेक्शन जो प्रोसेस है वो बहुत ही फेयर मैनर में होता है। इट हैज एक्टेड इन एन impartial and unbiased manner in order to protect the sanctity of the electoral process। तो ये देखिए पूरा का पूरा जो इलेक्शन कमीशन है वो impartial वे में अनबाइज्ड होके काम करता है, जिससे कि जो सेंसिटिव यानी जो पवित्रता है इलेक्टोरल प्रोसेस की, इलेक्शन प्रोसेस की, वो बनी रहे। अच्छा, जो रिकॉर्ड है इलेक्शन कमीशन का वो हमें ये भी दर्शाता है कि काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है फंक्शनिंग में इंस्टीट्यूशंस के, और डज नॉट रिक्वायर लीगल और कॉन्स्टिट्यूशन चेंज। और इसकी वजह से कोई भी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशन चेंज की जरूरत नहीं पड़ती है कि किस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जाए या फिर लीगल एक्शन लिए जाए, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। इट इज वाइडली एग्रीड दैट द
that the election commission is more independent and assertive now than it was till 25 years ago। और ये भी कोई संदेह नहीं है इस चीज में, आप एग्री कर सकते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो आज बहुत ही इंडिपेंडेंट है और साथ ही असर्टिव, यानी पूरे कह सकते हो कॉन्फिडेंट और फोर्सफुल पर्सनैलिटी के साथ वो काम करता है टिल 25 years ago। और दिस इज नॉट बिकॉज द पावर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन हैव इंक्रीज। और इसके साथ ही कोई डाउट नहीं है कि जो पावर्स और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है इलेक्शन कमीशन का वो भी इंक्रीज हुआ है। The election commission has started using more effectively the powers it always had in the constitution। और धीरे धीरे जो इलेक्शन कमीशन की जो पावर है और ये जो जिस तरह से काम करता है वो और ज़्यादा इफेक्टिव होती गई है उसकी पावर कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह से पहले लिखी गई थी। अच्छा, सिंस 1951 से 52 और 16 लोकसभा इलेक्शन जब हुए थे तो मैनी मोर स्टेट जो असेंबली इलेक्शन जब हुए थे या तो बाई इलेक्शंस जब होते हैं हैव बीन कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन। तो इस तरह के जो इलेक्शंस होते हैं वो भी देखिए, बाई इलेक्शंस क्या होता है, जब किसी की डेथ हो जाती है, कोई अपने पोस्ट से रिजाइन दे देता है तो उसके लिए हम एक बाई इलेक्शंस मतलब सिर्फ उस सीट को फुलफिल करने के लिए जो इलेक्शन कमीशन है वो फिर से न्यू इलेक्शन ऑर्गेनाइज करती है। तो इसको भी जो है इलेक्शन कमीशन पूरा कंडक्ट कराता है। और इसी जो इलेक्शन कमीशन है, तो देखिए समस्याएं आप जान लेते हैं। तो इलेक्शन कमीशन को क्या समस्याएं, डिफिकल्ट सिचुएशंस फेस करनी पड़ती है जब वो इलेक्शंस होल्ड करने जाते हैं कुछ स्टेट्स में, ठीक है, मिलिटेंसी यानी आतंकवादी अफेक्टेड एरियाज में जैसे कि आसाम, पंजाब और जम्मू कश्मीर जैसे एरियाज में। तो वहां पे बहुत सारी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ता है। और किस तरह की दिक्कतें उनको सामना करना पड़ता है वहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि इट हैज़ ऑल्सो फेस द डिफिकल्ट सिचुएशन ऑफ हैविंग टू पोस्टपोन। उन्हें जब समस्याओं का क्योंकि आतंकवादी अटैक हो जाते हैं, वोटर्स वहाँ पे वोट नहीं दे पाते, कर्फ्यू लग जाता है, तो उन्हें इलेक्शन इस तरह की सिचुएशन में जो इलेक्शन है वो पोस्टपोन कर देते हैं। और जो इलेक्शन प्रोसेस होता है मिड वे इन 1991 में व्हेन द एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी वॉज एसिनेटेड। और ये कब हुआ था, 1991 में जो इलेक्शन कमीशन था मिड वे में छोड़ दिया गया था क्योंकि पुराने जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उनकी हत्या हो गई थी ड्यूरिंग द कैंपनिंग, ठीक है, जब वो अपने इलेक्शन के दौरान कैंपनिंग कर रहे थे। तो इन 2002 द इलेक्शन कमीशन फेस्ड अनदर क्रिटिकल सिचुएशन व्हेन द गुजरात असेंबली वाज डिसॉल्व। अच्छा, इसके साथ ही इन 2002 में भी इलेक्शन कमीशन को एक फेस करनी पड़ी थी एक अनदर क्रिटिकल सिचुएशन, और वो क्या थी, गुजरात असेंबली में वाज डिसॉल्व, गुजरात असेंबली पूरी की पूरी डिसॉल्व की गई थी एंड इलेक्शन हैड टू बी कंडक्टेड, और फिर से इलेक्शंस को कंडक्ट किया गया था। बट द इलेक्शन कमीशन फाउंड दैट अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस इन दैट स्टेट हैड मेड it impossible to hold free and fair elections immediately। बट इलेक्शन कमीशन ने ये चीज जरूर फेस करी और पाया है कि अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस, ठीक है, एक होता है वायलेंस जिसकी आपको उम्मीद हो कि हाँ ठीक है ये एरियाज आतंकवादी एरियाज सेंसिटिव एरियाज है और आपको पता है कि वहाँ वायलेंस होता है, तो इलेक्शन कमीशन पहले से उस चीज़ के लिए तैयार रहता है कि कब उसको पोस्टपोन करना है, कब इलेक्शन न्यू कराने हैं। बट उन इलाकों में जैसे गुजरात वाले इलाकों में तो उनको नहीं आइडिया था, और तब इस तरह के जो वायलेंस हो जाते हैं, ठीक है, अनप्रेसिडेंटेड, कि आपको नहीं पता कि कब आपको इस बारे में नॉलेज ही नहीं है, ठीक है, आपको नहीं पता कि कब कौन से कि इलेक्शंस में कोई सी तरह का वायलेंस हो जाए, तो नेवर डन और नॉन बिफोर, कि आपको उसकी जानकारी पहले से नहीं है, तब उन एरियाज में फ्री और फेयर इलेक्शंस कराना एकदम तुरंत बहुत मुश्किल काम हो जाता है इलेक्शन कमीशन के लिए भी। द इलेक्शन कमीशन डिसाइडेड टू पोस्टपोन इलेक्शंस टू द स्टेट असेंबली बाई अ फ्यू मंथ्स। और तब क्या करता है इलेक्शन कमीशन जो है स्टेट असेंबली का जो इलेक्शन होता है वो कुछ महीनों के लिए पोस्टपोन कर देता है। और सुप्रीम कोर्ट जो है अपहेल्ड दिस डिसीजन ऑफ दिस इलेक्शन कमीशन। और देखिए सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो भी इस चीज़ को सही मानती है, वो इस चीज़ के लिए अपहेल्ड देखिए सही ठहराती है कि ठीक है जो डिसीजन जो इलेक्शन कमीशन लेती है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सडनली अगर इस तरह की चीज़ें हो जाती है तो किस तरह से वो करें, क्योंकि हर चीज़ के लिए और इस तरह के इलेक्शंस की जब बात होती है तो एक बहुत ही लंबा चौड़ा काम वो करते हैं। हमने फंक्शंस में पढ़ा है कि कितना सारा काम करते हैं, एक एक पॉइंट पे देखें तो 10-10 चीज़ें उनको करनी पड़ रही हैं। तो इसके लिए ऐसा नहीं कि तुरंत काम हो जाता है, देखिए तुरंत वाले काम फिर अच्छे भी नहीं होते इतने ज़्यादा, तो एक प्लानिंग की बहुत नीड पड़ती है। और इस तरह के जब अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस हो जाते हैं तो बिल्कुल टाइम उन्हें चाहिए होता है, तो सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ों के लिए एग्री करती है। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।